जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचार को। दोस्तों, देश की इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ी एक बेहद अहम खबर सामने आई है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में जम्मू कश्मीर के 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल जांच एजेंसियों ने पाया कि ये दोनों पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि चाइना के लिए जासूसी कर रहे थे। कहा यह जा रहा है कि ये लोग संवेदनशील इलाकों की जानकारी, तस्वीरें और इवन लोकेशन को चीन से जुड़े हैंडलर्स को पहुंचा रहे थे। यहाँ पर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश रणनीतिक रूप से काफी अहम क्षेत्र है। ये मामला दोस्तों अब ये दिखाता है कि चाइना ने भी भारत की जासूसी करना शुरू करवा दिया है और चाइना इसके लिए बाकायदा प्रॉक्सी नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां जो हमारी हैं वो पूरी तरह अलर्ट मोड पर काम कर रही हैं। इसके अलावा सीडीएस अनिल चौहान जी का एक बड़ा बयान सामने आया। अनिल चौहान जी ने कहा कि छोटे लेकिन बेहद तेज युद्धों के लिए हमेशा तैयार रहना होगा ताकि आतंकवाद को उसी की भाषा में जवाब दिया जा सके, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था। सीडीएस ने यह बात साफ कर दी है कि भारत को लंबे समय तक चलने वाले जमीन आधारित युद्धों के लिए भी तैयारी रखनी होगी, क्योंकि हमारे कुछ पड़ोसियों के साथ सीमाई विवाद अभी भी बने हुए हैं। इसका मतलब दोस्तों साफ है कि भारत अब रिएक्ट नहीं बल्कि रेडी रहने की नीति पर काम कर रहा है। मतलब तेज जवाब भी भारत देगा और लंबी लड़ाई की तैयारी भी कर रहा है भारत। इसके अलावा दोस्तों रशिया ने भारत को एक जबरदस्त ऑफर दिया है। दरअसल रशिया ने भारत को कारासुका 2 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का ऑफर किया है, जिसका इस्तेमाल करने से दोस्तों भारत दुश्मनों के आवाज को अंधा कर सकता है और इसके जरिए हम अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को और सुरक्षित रख सकते हैं। हालांकि ये कोई साधारण जैमन नहीं है दोस्तों, ये एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्नाइपर है। 250 किलोमीटर तक ये दुश्मनों के आवाज रडार को जाम कर सकता है और ये S बैंड फ्रिक्वेंसी को ही टारगेट करता है, जिससे कि दुश्मन की देखने, समझने और कमांड करने की क्षमता खत्म हो जाती है, वो भी बिना किसी एक मिसाइल को चलाए। काराशुका 2 की बात की जाए तो दोस्तों ये रडार गाइडेड मिसाइलों को झूठे सिग्नल भेजता है, जिससे वे गलत दिशा में भटक जाती है। मतलब साफ है कि कम इंटरसेप्टर खर्च और ज्यादा सर्वाइबिलिटी। जहां S-400 तलवार और ढाल है तो काराशुका 2 स्मोक स्क्रीन यहां पर तैयार करता है। दोनों मिलकर दुश्मन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ब्लैक होल तैयार करते हैं। ये सिस्टम दोस्तों नकली फाइटर फॉर्मेशन दिखा सकता है या फिर असली विमानों को रडार से गायब कर सकता है। मतलब दुश्मन को दिखेंगे 10 जेट, असल में वो जेट्स होंगे ही नहीं। और भविष्य की जंग तो दोस्तों यही कहती है कि जो दुश्मन को देखने से रोके वही असली विजेता होगा। मिसाइल से पहले माइंड गेम यहां पर खेला जा सकता है इसके जरिए, क्योंकि ये मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या भारत को कारासुका 2 के लिए आगे जाना चाहिए या नहीं? दोस्तों इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 76 को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। दरअसल भारत चाहता है कि प्रोजेक्ट 76 के तहत भारत पूरी तरह स्वदेशी कन्वेंशनल पनडुब्बियों को तैयार कर सके। इन पनडुब्बियों का डिजाइन भारत में तैयार होगा और इंडियन नेवी लार्सन एंड टूब्रो के साथ मिलकर फाइनल डिजाइन पर काम कर रही है। और अब इंडियन नेवी ने इंडस्ट्री पार्टनर्स की पहचान प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। पहली पनडुब्बी में 70 से 75% स्वदेशी कंटेंट रखने का लक्ष्य रखा गया है और आगे की पनडुब्बियों में यह हिस्सा और बढ़ेगा। और बताया जा रहा है कि कम से कम 1500 से 2000 भारतीय कंपनी इस प्रोजेक्ट से जुड़ेंगी, MSME से लेकर बड़े डिफेंस प्लेयर्स तक। और कई कंपनियों तो दोस्तों अपने लेवल पर इस प्रोजेक्ट के लिए R&D भी शुरू कर दिया है। प्रोजेक्ट 76 काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है, क्योंकि ये भारत को विदेशी निर्भरता से बाहर लेकर आ जाएगा, पनडुब्बी टेक्नोलॉजी में पूरी तरीके से हमें आत्मनिर्भरता देगा और इंडियन नेवी को लंबे समय तक अपग्रेडेबल फ्लीट मिलती रहेगी। इसके अलावा दोस्तों अपोलो माइक्रो सिस्टम को DRDO ने डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम से जुड़ी 2 महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की हैं, जिसमें कि पहली टेक्नोलॉजी है 10 किलोवाट लेजर बेस्ड DEW सिस्टम, जो कि DRDO की चेस लैब ने डेवलप किया है, जो कि ड्रोन, मिसाइल और छोटे मोबाइल टारगेट इन सब को अपनी लेजर एनर्जी से खत्म करने की क्षमता रखता है। दूसरी मंजूरी मिली है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम की, जो DRDO की IRD लैब से आई है। यह सिस्टम तेजी से मूव करते हुए टारगेट को रियल टाइम में ट्रैक और लॉक करता है, जो कि लेजर हथियारों के लिए काफी जरूरी है। और ये डील दोस्तों आत्मनिर्भर भारत को काफी मजबूती देगी और भारत को नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस की दिशा में आगे बढ़ाएगी। इसके अलावा दोस्तों भारत वियतनाम और इंडोनेशिया को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेचने के काफी करीब पहुंच चुका है और इस डील की वैल्यू करीबन 4000 करोड़ रुपए यानी कि $450 मिलियन के आसपास होगी। ब्रह्मोस के जॉइंट डेवलपर यानी कि रशिया ने इसके लिए ऑफिशियली मंजूरी दे दी है। सिर्फ अब रशिया की तरफ से NOC आना बाकी है। फिलीपींस के बाद वियतनाम और इंडोनेशिया दक्षिणी चीनी सागर में चाइना से काफी परेशान है, इसलिए वो ब्रह्मोस खरीदना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में दोस्तों भारत ने Su-30 MKI से ब्रह्मोस लॉन्च करके दुश्मनों के कई ठिकाने खत्म कर दिए थे। बात साफ हो जाती है कि भारत सिर्फ अब हथियार नहीं खरीदता बल्कि दुनिया को हथियार भी सप्लाई कर रहा है। दोस्तों इंडियन नेवी के चीफ ने साफ कर दिया है कि टेडबीएफ प्रोग्राम पूरी तरीके से जिंदा है और जल्द ही इसके लिए बड़ा मोमेंट देखने को मिलेगा। और इसका मैंने वीडियो भी आपको दिखाया था जब नेवल चीफ ने इस बारे में बड़ा बयान दिया था। टेडबीएफ में दोस्तों AMCA के एवियोनिक्स सेंसर्स और मिशन सिस्टम का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। इंडियन नेवी चाहती है कि टेडबीएफ और AMCA दोनों एक ही इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम में बनाए जाए और अब फोकस है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मंजूरी पर। CCS के अप्रूवल के बाद फुल स्केल डेवलपमेंट इसका शुरू हो जाएगा
और एएमसीए की कंसोर्टियम को टेडबीएफ से जोड़ा जाएगा और अप्रूवल मिलने के 3 साल के बाद टेडबीएफ की पहली उड़ान होगी। 2030 के बाद 4 से 5 प्रोटोटाइप इसके बनाए जाएंगे और इस दौरान स्की जंप और असिस्टेड लैंडिंग ट्रायल्स भी शुरू होंगे। नौसेना 80 से ज्यादा टेडबीएफ को चाहती है और भविष्य में इनकी संख्या 140 तक बढ़ाई जा सकती है और टेडबीएफ 2035 के बाद इंडियन नेवी की कैरियर एविएशन की रीढ़ बन जाएगा। दोस्तों, इंडियन आर्मी को हाल ही में अपाचे हेलीकॉप्टर्स मिले हैं, जिससे कि भारतीय सेना ने अपनी अपाचे स्क्वाड्रन को तैयार कर लिया है। लेकिन दोस्तों, अपाचे हेलीकॉप्टरों की ये जो डिलीवरी है वो काफी सीमित मानी जा रही है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी अपाचे फ्लीट की साइज को बड़ा करने पर विचार कर रही है। सेना को कम से कम 12 से 18 अपाचे चाहिए। अपाचे का रोल दोस्तों आप सब जानते हैं कि डीप स्ट्राइक करना, टैंक रोधी ऑपरेशन करना, स्ट्राइक कोर को क्लोज सपोर्ट देना, खासकर कि पश्चिमी मोर्चे पर। सिर्फ 6 हेलीकॉप्टर केवल ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और रोटेशन के बाद युद्ध के लिए काफी नहीं है। हालांकि भारतीय सेना ने 90 स्वदेशी एलसीएस प्रचंड का ऑर्डर दिया है, लेकिन यह अपाचे जैसे हैवी अटैक रोल का ऑप्शन नहीं कर सकते पूरा, और सेना को एलसीएच की डिलीवरी 2028 के बाद मिलेगी। इसीलिए भारतीय सेना के सामने 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कुछ और अपाचे खरीदे जाए ताकि गैप को फिल किया जा सके, या फिर एलसीएच आने तक सीमित क्षमता के साथ अपना काम चलाना पड़ेगा। एक और बड़ी अपडेट दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर आ रही है। 2028 में 800 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस ईआर मिसाइल को भारत शामिल करने की योजना बना रहा है और इसके फ्लाइट ट्रायल्स अभी शुरू हो चुके हैं। जैसे मैंने बताया, इसकी रेंज 800 किलोमीटर होगी, स्पीड मैक 2.8 रखी गई है और इसके तीनों वेरिएंट्स आएंगे। पुरानी 450 किलोमीटर वाली ब्रह्मोस से इसकी रेंज 2 गुना होगी और इससे भारतीय नौसेना को डीप स्ट्राइक मिशन करने में काफी बड़ी हेल्प मिलेगी, जिससे कि भारतीय नौसेना दूर से ही दुश्मनों के हाई वैल्यू वाले टारगेट्स को खत्म कर सकती है। भारतीय वायुसेना को ब्रह्मोस ईआर का हल्का वेरिएंट मिलेगा ताकि फाइटर जेट से लंबी दूरी तक हमला किया जा सके। और इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर में 290 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस ए का सफल इस्तेमाल किया था। 450 किलोमीटर वाली ब्रह्मोस का भी प्रोडक्शन जारी है। 800 किलोमीटर वाली ब्रह्मोस ईआर भारत को यहाँ पर दोस्तों डीप, फास्ट और सटीक स्ट्राइक एडवांटेज देगा। मतलब भारत की रेंज भी बढ़ेगी, डिफेंस और मजबूत होगा। वहीं दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए स्मच एमआरएल सिस्टम के लिए 300 mm 9M55F फ्रेगमेंटेशन रॉकेट्स की खरीद का आरएफपी जारी किया है। कुल संख्या 293 रॉकेट्स की है, 300 mm कैलिबर है और इसमें सिंगल टेंडर और 2 बीट सिस्टम होगा। और ये रॉकेट्स दुश्मनों के बड़े एरिया टारगेट, उनके सैन्य जमावड़े और इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके ऊपर भीषण और सटीक हमला कर सकते हैं। स्मच सिस्टम भारतीय सेना की लॉन्ग रेंज आर्टिलरी का एक अहम हिस्सा है। वहीं दोस्तों, भारतीय सेना ने हिमालयी इलाकों में डिप्लॉयड अपने जवानों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा स्टेप उठाया। भारतीय सेना ने एवलांच रेस्क्यू सिस्टम की खरीद के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया। इस सिस्टम में शामिल होंगे एवलांच रेस्क्यू रडार और एवलांच रेस्क्यू रिफ्लेक्टर्स। बर्फीले और दुर्गम इलाकों में दोस्तों हिमस्खलन के बाद जवानों को तेजी से ढूंढना और बचाना इसके जरिए आसान होगा। ये कदम दिखाता है कि भारतीय सेना सिर्फ युद्ध नहीं, जवानों की जान की सुरक्षा को भी पहली प्राथमिकता देती है। वहीं दोस्तों, सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है। इसकी क्या सच्चाई है ये भी जानना जरूरी है। हाल ही में पाकिस्तानी फील्ड मार्शल ने लीबिया के साथ JF-17 और टैंक्स और अन्य सिस्टम्स के लिए एक समझौता किया है, जिसे कि अब तक का बड़ा रक्षा समझौता माना जा रहा है। और इस दौरान इस फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने अहमदुल्ला, राफेल, Su-30, MiG-29 और S-400 को निशाना बनाया, मतलब भारतीय फाइटर जेट्स को अपनी तकनीक से गिराया। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना में 90% स्वदेशी यानी कि इंडिजिनस डिफेंस इक्विपमेंट शामिल किए जा चुके हैं। यहाँ पर फैक्ट चेक करने वाली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो दावे फील्ड मार्शल कर रहा है उनकी कोई पुष्टि नहीं होती। भारत ने किसी भी राफेल या S-400 के नुकसान की पुष्टि नहीं की। अगर S-400 जैसे सिस्टम पर हमला हुआ होता तो उसके तकनीकी और सैटेलाइट सबूत सामने आते। आधुनिक हवाई युद्ध में दोस्तों हर दावा डेटा, रैकेज और न्यूट्रल सोर्सेज से साबित होता है, सिर्फ बयानों से नहीं। यहाँ पर पाकिस्तान और लीबिया के बीच जो JF-17 और अन्य हथियारों के डील को लेकर अपडेट आ रही है, जिसे पाकिस्तान अपना एक बड़ा एक्सपोर्ट बता रहा है। ये डील भी उसके लिए आसान नहीं होगी कि ऑलरेडी लीबिया पर एम्बार्गो लगा हुआ है, जिससे कि वो ये डील आसानी से नहीं कर सकता पाकिस्तान के साथ। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कोई भी स्ट्रैटेजी में दोस्तों दावे नहीं सबूत बोलते हैं और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में प्रोपोगेंडा से ज्यादा जरूरी है फैक्ट्स की समझ होना। इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वही दोस्तों, भारतीय नौसेना को अंजादीप नाम का तीसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट मिला है। ये युद्धपोत GRSC कोलकाता और LNT शिपयार्ड कुट्टुपुली ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत बनाया है। इसकी लंबाई 77 मीटर है, वाटर जेट प्रपल्सन से लैस है, लाइट वेट टॉर्पीडो कैरी कर सकता है, स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर रॉकेट कैरी कर सकता है। बता दें कि जहाज दुश्मनों की पनडुब्बियों को ढूंढने और नष्ट करने की क्षमता रखता है। इस जहाज में 80% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। वहीं दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश अब आपसी रक्षा और स्ट्रैटेजिक समझौते की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच एक बड़ा रक्षा समझौता होने वाला है और ये समझौता सऊदी अरब जैसे देश के साथ डिफेंस सहयोग मॉडल पर आधारित हो सकता है। और इवन दोस्तों, बांग्लादेश की वायुसेना यूरोफाइटर टाइफून फाइटर जेट्स भी खरीद रही है, जिन्हें की लाल मीनाहाट एयरबेस पर तैनात किया जा सकता है। और ये एयरबेस दोस्तों भारतीय सीमा से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर दोस्तों बांग्लादेश 12 से 16 यूरोफाइटर टाइफून खरीद रहा है और आगे 12 और लेने का ऑप्शन रख रहा है।
और अगर ये डिप्लॉयमेंट होती है बांग्लादेश की, तो ये भारत के ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंट के लिए एक नया स्ट्रैटेजिक फैक्टर बन सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।